हेलो बच्चों, नेस यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे को अब तक आप जान चुके होंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रैक्टिस टेस्ट सेट 1 के बारे में बताया था। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रैक्टिस टेस्ट सेट 2 जो JCRT द्वारा जारी किया गया है में कक्षा अष्टम के लिए जारी किए गए प्रश्न के हल समझेंगे। तो बच्चों, इसमें विषय है हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। बच्चों, इसके लिए अवधि 120 मिनट और पूर्णांक 60 अंक निर्धारित हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार के प्रश्न आपको 12 नवंबर 2021 को होने वाले नेशनल अचीवमेंट सर्वे में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, इसे हम लोग ध्यान से देखें। तो बच्चों, यहाँ पर देखें, सबसे पहले दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मातृभाषा की उन्नति ही देश का वास्तविक गौरव है। यदि देश की उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो सर्वप्रथम मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। जो लोग विदेशी भाषा को महत्व देकर देश को उन्नति के शिखर पर ले जाना चाहते हैं, वे उस व्यक्ति के समान मूर्ख हैं जो बिना किसी वास्तविक प्रकाश के सहारे अंधकार में अपनी इच्छित वस्तुओं को पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। अतः देशवासियों को चाहिए कि वे मातृभाषा की उन्नति पर ध्यान दें। याद रखें कि अपनी मातृभाषा की उन्नति से ही देश व समाज की उन्नति जुड़ी है। मातृभाषा राष्ट्र के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधती है, साथ ही साथ उनमें एकता और प्रेम जगाती है। मातृभाषा देश की आत्मा के समान होती है। तो बच्चों, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद इससे संबंधित प्रश्न नीचे दिए गए हैं। हम लोग उस प्रश्न को देखते हैं और उसके उत्तर को समझते हैं। तो बच्चों देखें, प्रश्न 1 में दिया गया है, यदि देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो सर्वप्रथम किसे महत्व देना चाहिए। तो बच्चों, हम लोगों ने गद्यांश में देखा कि मातृभाषा को हमें महत्व देना चाहिए। तो बच्चों, विकल्प बी इसका सही ऑप्शन है। आगे बच्चों, प्रश्न 2 में दिया गया है, गद्यांश में मातृभाषा को किसके समान कहा गया है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि गद्यांश में मातृभाषा को आत्मा के समान कहा गया है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। आगे बच्चों, प्रश्न 3 में दिया गया है, मातृभाषा की उन्नति से किसकी उन्नति जुड़ी है। तो बच्चों, यहाँ पर जो विकल्प ए और बी दिया गया है, दोनों ही विकल्प सही है, अर्थात देश की और समाज की। तो बच्चों, आगे प्रश्न है, मातृभाषा शब्द किन 2 शब्दों के मेल से बना है। तो बच्चों, मातृभाषा शब्द जो है मातृजोड़ भाषा, यह विकल्प डी सही उत्तर है। आगे बच्चों, प्रश्न 5 में है, कौन सा व्यक्ति उस मूर्ख के समान है जो बिना किसी वास्तविक प्रकाश के सहारे अंधकार में अपनी इच्छित वस्तुओं को पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। तो बच्चों, इसमें जो है गद्यांश में हम लोगों ने पढ़ा कि विदेशी भाषा को महत्व देने वाला जो है इस प्रकार जो है अंधकार में अपनी इच्छित वस्तुओं को पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। अतः बच्चों, विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर है। आगे बच्चों, हम लोग देखेंगे, नीचे दिए गए कविता के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे एक कविता दिया गया है, इसे हम लोग पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो बच्चों देखें, कविता में दिया गया है, छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार, पार कर जाते ढोर ढंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू, पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का ना नाम, कांसे फूले एक पार उजले जैसे धाम, दिन भर किच 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 पिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ कर उठते सियार। तो इस प्रकार जो कविता के अंश दिए गए हैं वो जो है उससे संबंधित प्रश्न नीचे दिए गए हैं। हम लोग उन प्रश्नों को देखते हैं और उनके उत्तर को समझते हैं। तो बच्चों देखिए, प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, नदी की धार कैसी है। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखें कि नदी की धार जो है टेढ़ी मेढ़ी है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। आगे बच्चों 7 नंबर में है, गर्मी के मौसम में नदी में कितना पानी रहता है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कविता के अंश में कि घुटने तक जो है पानी रहता है, यानी कि विकल्प सी जो है सही उत्तर है। प्रश्न 8 में है, कविता के इस अंश में नदी की क्या विशेषता है।
तो बच्चों इसमें जो सभी विकल्प दिए गए हैं सभी सही है। नदी टेढ़ी मेढ़ी धार वाली है, नदी के एक किनारे पर कांस खिले हुए हैं और नदी के किनारे ऊंचे हैं। तो ये सभी विकल्प बच्चों सही है, अतः ऑप्शन डी हम लोग सही करेंगे, सभी विकल्प सही है। प्रश्न 9 में दिया गया है झकाझक बालू का समानार्थी शब्द क्या है। इसका समानार्थी शब्द है बच्चों स्वच्छ। आगे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 10। तो बच्चों 10 नंबर में दिया गया है कौन सा शब्द का जोड़ा सुमेलित है। तो बच्चों यहाँ पर जो विकल्प ए और बी है दोनों ही जो है सही है। जैसे मैना, मैना के साथ किच पिच दिया गया है, मैना किच पिच करती है, और सियार के जो बोल हैं वो हुआ हुआ, वह भी इसमें इस कविता के अंश में दिया गया है। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही है। आगे बच्चों देखें, यहाँ दिया गया है नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और इससे संबंधित प्रश्न आगे दिए गए हैं। तो बच्चों हम लोग इस गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए किसी न किसी साथी की आवश्यकता होती है। एकाकी जीवन विधाता का अभिशाप है। इस अभिशाप से विवश होकर मानव कभी कभी मानसिक तनाव से भी ग्रस्त हो जाता है। इसलिए मानव जीवन में मित्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रता के लिए विचारों का साम्य होना आवश्यक है। सच्ची मित्रता कामधेनु के समान होती है, जो एक बार मिल जाए तो किसी वस्तु की कमी महसूस नहीं होने देती। एक सच्चा मित्र अंधकार की जगह रोशनी प्रदान करता है। वह हमारे निराश मन में आशा का संचार करता है। मित्रता केवल दिखाने या वाक्य पटुता के आधार पर नहीं करनी चाहिए। एक सच्चा मित्र सुख दुख में साथ देने वाला होता है। वह अपने मित्र के प्रति दयालु, सहृदय, उदार और बलिदानी प्रवृत्ति वाला होता है। मित्रता मनुष्य में विवेक, साहस और नैतिक गुणों का संचार करती है। सच्ची मित्रता मनुष्य की उन्नति का पथ निश्चित करती है, जबकि स्वार्थवश की गई मित्रता अवनति का कारण बनती है। तो बच्चों इससे संबंधित प्रश्न आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखें, यहाँ पर 11 नंबर में प्रश्न दिया गया है गद्यांश के अनुसार विधाता का अभिशाप क्या है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि विधाता का अभिशाप है एकाकी जीवन। एकाकी जीवन बच्चों बहुत ही अभिशाप के समान है। आगे बच्चों प्रश्न 12 में दिया गया है मित्रता मनुष्य में किस गुण का संचार करती है। तो बच्चों यहाँ जो दिया गया है ये सभी विकल्प सही है, विवेक, साहस और नैतिक। तो इस प्रकार से यह सभी विकल्प जो है डी में दिया गया है, सभी विकल्प सत्य है। तो विकल्प डी सही है। आगे हम लोग देखते। तो बच्चों देखें प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है सच्चा मित्र अपने मित्र के प्रति कौन सी प्रवृत्ति नहीं रखता। तो बच्चों देखिए दयालु भाव तो रखता है, सहृदय भी रखता है, उदार भी रखता है, परंतु डी नंबर जो है यह नहीं रखता, ऐसा प्रवृत्ति नहीं रखता है। जो सच्चा मित्र होता है वह अकर्मण्य। तो इस प्रकार से डी विकल्प जो है वो सही है। आगे 14 नंबर में है सच्ची मित्रता की तुलना किससे की गई है। तो बच्चों इस गद्यांश में सच्ची मित्रता की तुलना कामधेनु से की गई है। आगे बच्चों प्रश्न 15 में दिया गया है अंश में आए शब्द सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों सामाजिक में इक प्रत्यय का यहाँ पर दिया गया है, इक प्रत्यय होगा। तो यह ऑप्शन बी सही है। आगे बच्चों गणित से संबंधित प्रश्न है, हम लोग गणित से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। तो बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 16 में दिया गया है 14 + 8/10 + 5/10 का दशमलव रूप है। तो बच्चों यहाँ पर 14, यहाँ पर देखें आप 14 जो है इसके साथ में 0.8 और 0.5 को अगर आप जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 15.3। तो इस प्रकार से बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बच्चों 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न में बच्चों दिया गया है वृत्त, पंचभुज और षष्ठभुज में सबसे कम शीर्ष वाला आकृति कौन सी है। तो बच्चों वृत्त में कोई शीर्ष नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वृत्त। आगे बच्चों 18 नंबर का प्रश्न है 42 मीटर, 49 मीटर तथा 63 मीटर लंबाई की 3 रस्सी है। वह बड़ी से बड़ी लंबाई की माप क्या होगी जिससे तीनों रस्सी का पूरा बांटा जा सके। तो बच्चों वह जो है रस्सी 7 मीटर होगी। आप देखिए कि 7 से अगर आप भाग करेंगे तो ये सारे भाग हो जाएंगे, 42 भी, 49 भी और 63 भी, और बाकी किसी से नहीं। तो यह जो है 7 मीटर इसका सही उत्तर होगा। आगे बच्चों प्रश्न 19 में दिया गया है आंकड़ा दिया गया है 20, 26, 21, 18, 18, 17, 20, 25, 16। इसका परिसर निकालना है। परिसर बच्चों सबसे उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा का अंतर जो है परिसर होता है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे उच्चतम सीमा 26 है, जबकि सबसे निम्नतम सीमा बच्चों यहाँ पर 16 दिया गया है। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि परिसर हो गया 10।
यानी कि ऑप्शन सी सही है। आगे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है 3x + 5 = 20 में x का मान क्या होगा। तो बच्चों 3x + 5 देखिए 3x + 5 5 = दिया गया है 20। तो यहाँ पर हम लोग 3x बराबर कितना प्राप्त कर लेते हैं 20 - 5, 20 - 5 हो गया। आगे बच्चों इस प्रकार से इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 15 और यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 15/5 3, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, यानी कि ए बराबर जो है ए ऑप्शन जो है इसका सही विकल्प होगा। तो आगे बच्चों हम लोग 21 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों 21 नंबर में प्रश्न दिया गया है एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। यदि परिमाप 240 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों इसको हम लोग पहले इस प्रकार से निकाल। तो बच्चों देखें, मान लेते हैं कि लंबाई और चौड़ाई जो है 3x + 2x इस प्रकार से है और इसको हम लोग जो है इसका परिमाप बराबर है 240। तो इससे हमको क्या प्राप्त होता है, देखिए 3x और 2x को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5x और 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10x। 10x बराबर 240, यानी कि x बराबर हो गया 24। तो इस प्रकार से बच्चों x का वैल्यू 24 मिला तो 3x जो है लंबाई कितना हो गया 3 × 24 = कितना हो गया 24 × 72 और चौड़ाई जो है 2 × 24 यानी कि हो गया 48। तो 72 और 48 को हम गुना करेंगे तो हमें इसका आयत का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों 42 और जो है 72 को अगर हम गुना करते हैं तो हमें जो मिलता 3456 वर्ग मीटर हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। आगे बच्चों प्रश्न 22 में दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है √248 + √52 + √144 का मान क्या होगा। तो बच्चों हम लोग इसको निकाल। तो बच्चों देखिए यही प्रश्न है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ 248 है प्लस 54 है, तो बच्चों यहाँ पर 144 का जो है वर्गमूल होता है 12। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब 54 में हम 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये हो गया 248 प्लस जो 64 हो गया √। तो अब इसको हम लोग तोड़ देंगे तो हो जाएगा 248 + 8। अब इसको हम लोग 248 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 256। तो 256 का जो है वर्गमूल हो जाता है 16। तो इस प्रकार से बच्चों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे बच्चों यहाँ पर है यदि 2n × 2⁶ / 2⁻³ = 2⁻18 है तो n का मान ज्ञात करें। तो बच्चों इसमें उत्तर गलत दिया गया है, उत्तर 9 होगा। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए बच्चों 2n उसके बाद इंटू 2⁻6 और 2⁻³ = 2⁻18 दिया गया है। तो हम लोग जहाँ पर गुना होता है और आधार 1 होता है तो उसको जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 2n + 6 और नीचे 2⁻³ है, तो ये जो है नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जो है घटाव हो जाएगा, यानी कि घटाव करेंगे इसमें। तो इस प्रकार से लिखेंगे = 2⁻18। तो इस प्रकार से जो है दोनों तरफ जो है आधार समान है तो हम आधार को लेकर चलेंगे। तो बच्चों देखें कि हम लोग यहाँ लिखेंगे n प्लस इस यहाँ 6 है और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो ये 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 = इधर हो गया 18। तो n बराबर कितना हो गया 18 - 9 और n बराबर हो गया 9। तो इस प्रकार से बच्चों n का मान 9 प्राप्त हो। तो बच्चों यहाँ पर जो है आंसर 9 ही होगा, यहाँ जो है आंसर इसमें नहीं दिया गया है। अतः आप जैसा होगा आप शिक्षक से संपर्क कर लेंगे। आगे बच्चों प्रश्न 24 में दिया गया है 9 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के अंदर एक त्रिभुजाकार हरी घास का क्षेत्र है। अगर आयत का परिमाप 50 मीटर हो तो हरे भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो बच्चों देखें कि यहाँ पर ये 9 मीटर चौड़ा है, यानी कि ये जो है 9 मीटर चौड़ा है और ये भी 9 मीटर चौड़ा है, यानी कि त्रिभुज का जो है ऊंचाई वो 9 मीटर है। तो बच्चों अब इसमें जो परिमाप दिया गया है वो 50 है। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये परिमाप होता है। तो परिमाप 50 दिया गया है। तो और यहाँ पर लंबाई जो है नहीं दिया गया है, लंबाई हमें ज्ञात करना है पहले, और चौड़ाई जो है 9 मीटर दिया गया है बराबर 50। तो इससे हमें L का मान प्राप्त हो जाएगा। L का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पर L का मान हमें 16 मीटर प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों जब 16 मीटर हमें L का मान प्राप्त हो गया, यानी कि त्रिभुज का जो यह आधार है यह 16 मीटर है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, आप जानते हैं हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई,
यानी कि b इंटू एच। तो इसको हम लोग लिखेंगे हाफ इंटू 16 इंटू 9, तो ये कट जाएगा 8 से, तो 8 और यहाँ पर 9, 8 और 9 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अतः इसका जो है हम हरे भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 72 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बच्चों आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो बच्चों देखें कि प्रश्न दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 10.4 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज में जो है वो सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है, यानी कि एक भुजा की माप जो है उसका 12 सेंटीमीटर है। तो चूंकि 12 सेंटीमीटर यह जो एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें यह जो आधार है वो 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 10.4 है। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इजिकल टू कितना होता है, हाफ इंटू यहाँ पर 12 गुना 10.4 कर देंगे, तो इसको हम लोग काट देंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसको गुना कर देंगे, 6 गुना 10.4 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यह जो है 62.4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही विकल्प है। तो आगे बच्चों प्रश्न है 26 नंबर में 25 लिखा गया है, उसके बाद खाली स्थान है 802 में खाली स्थान पर कौन सा संख्या भरने पर यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो बच्चों यह संख्या है 4, अगर हम यहाँ पर 4 बैठा देंगे तो यह पूरा पूरा भाग हो जाएगा। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 27 को देख। तो बच्चों 27 में देखिए, संख्या रेखा देखकर बताइए कौन है नहीं सही विकल्प, यानी कि कौन सही विकल्प नहीं है। प्रश्न को घुमा कर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि ये नंबर में है -9 से b बड़ा है। तो बच्चों यह जो है -9 से इधर जो भी संख्या आएगा वह बड़ा ही होगा, ठीक है। आगे बच्चों दिया गया है 9 से a छोटा है। तो बच्चों 9 जो है वो बड़ा है और a छोटा है, यह भी सही है। आगे बच्चों दिया गया है a से b बड़ा है, a जो है इधर और इधर धन चिन्ह वाला है, यानी कि ये a बड़ा है और b जो है छोटा है, परंतु यहाँ क्या दिया गया है, a से b बड़ा है, ये गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो बच्चों आगे ये डी नंबर भी देख लेते हैं, 0 से b बड़ा है। तो 0 जो है वो इस b जो है यह ऋणात्मक है और 0 से b बड़ा है, यह भी गलत है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ठीक से देखें कि a से b बड़ा है, यह भी गलत है, और 0 से b बड़ा है, यह भी गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 जो है गलत दिया गया है। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 28। तो बच्चों आप देख रहे हैं, दिए गए आयत और त्रिभुज से बनी आकृति क्षेत्रफल क्या है। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि आयत में जो है यह लंबाई दिया गया है 16 सेंटीमीटर और यहाँ जो है चौड़ाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इतना तक की माप जो है 8 सेंटीमीटर है, और फिर त्रिभुज का भी जो आधार है वो 8 सेंटीमीटर है। तो आगे त्रिभुज की ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बच्चों अब हम लोग जो है इसका आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इसमें बच्चों हम लोग आधार जो आयत का क्षेत्रफल है उसे और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जो है ज्ञात करके उसे जोड़ देंगे। तो उसे जोड़ने पर आपको कितना प्राप्त होगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। चूँकि इसमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, और इसमें से अगर हम इस आधार को घटा दें, दोनों में ही ये आ जा रहा है, तो इसको हम लोग 80 सेंटीमीटर स्क्वायर मान सकते हैं। वास्तव में इसका आंसर हो रहा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बच्चों देखें प्रश्न संख्या 29। तो बच्चों प्रश्न संख्या 29 में दिया गया है, एक गांव की आबादी जनसंख्या 26,000 थी, अब 25,480 हो गई है, जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो बच्चों देखें कि यहाँ पर जो है जनसंख्या जो है घट गई है, तो जनसंख्या घटकर 520 से जो है जनसंख्या में कमी आ गई है, 520 कुल जनसंख्या में कमी आई है, न कि प्रतिशत में। तो बच्चों यहाँ पर जो है 520 26,000 का 98% तो हो ही नहीं सकता, 102% भी नहीं हो सकता, और 520% भी नहीं। तो इसे हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हानि बराबर प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि। तो हानि यहाँ पर कितना हो रहा है, 520 गुना 100 बटा जो है 26,000, तो 26,000 इस प्रकार से हो गया। हम लोग 0 0 काट दिए, ये तीनों 0 कट गया, 26 दूनी 52, यानी कि 2%। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी 2%। आगे बच्चों देखेंगे प्रश्न संख्या 30 में बच्चों दिया गया है, दिए त्रिभुज में कौन
4, 5 और 6 के मापों का कुल योग कितना है। तो बच्चों देखिए कि यह जो है बाहर के कोनों को दिखाया गया है 4, 5 और 6। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुभुज में बाह्य कोनों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अतः बच्चों इसमें ऑप्शन सी सही विकल्प है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 31 में दिया गया। तो बच्चों यहाँ तक गणित का प्रश्न दिया गया था। आगे जो है विज्ञान से संबंधित प्रश्न दिया गया है। एक बर्तन में चने के कुछ भीगे बीजों को रखा जाए तो कुछ दिनों के बाद बीज में पौधा बनने की प्रक्रिया का कौन सा चरण सर्वप्रथम दिखाई देगा। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए यानी कि बीज में अंकुरण होना यह सबसे पहले दिखाई देगा। तो बच्चों आगे प्रश्न 32 नंबर में दिया गया है। जिस प्रकार जीव जंतुओं के शरीर में पसीना, मल मूत्र आदि के रूप में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप किन किन पदार्थों का स्राव होता है। तो बच्चों इसमें से सभी विकल्प सही है, रबड़, गोंद, रॉल इत्यादि। तो इसमें उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी सही विकल्प है। प्रश्न 33 में दिया गया है। दैनिक जीवन के किन किन क्षेत्रों में हम पदार्थों का समूहीकरण अपनी सुविधा के लिए इस तरह से करते हैं ताकि जरूरत के समय उस वस्तु का आसानी से ढूंढा या पाया जा सके। तो बच्चों इन सभी जगह पर हम लोग ऐसा करते हैं, पुस्तकालय, दवाखाना, रसोई घर। तो यानी कि सारे विकल्प इसका सही है। आगे बच्चों प्रश्न 34 में दिया गया। कोकूनों से रेशम के रेशों को अलग करके उनका संसाधन किया जाता है और रेशमी धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में होती है। रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। यह किस पदार्थ का बना होता है। तो बच्चों रेशम का रेशा जो है वो प्रोटीन का बना होता है। तो इस प्रकार से विकल्प भी इसका सही ऑप्शन है। आगे बच्चों 35 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन दिया गया है अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे हाथ पैर की पेशियों में दर्द एवं ऐंठन होने लगते हैं। और कथन दिया गया है 2 नंबर में है, गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें दर्द अथवा तथा ऐंठन से आराम मिलता है। तो बच्चों इसमें जो है बी नंबर विकल्प जिसमें दिया गया है कथन 1 और 2 दोनों सही है, वह सही है। विकल्प बी इसका सही ऑप्शन है। तो आगे बच्चों प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आगे 36 नंबर में प्रश्न दिया गया है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है और वायु द्वारा डाले गए दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ ही वायुमंडलीय दबाव में क्या परिवर्तन होता है। तो बच्चों जैसे जैसे वायुमंडलीय दबाव जो है इसमें वायुमंडलीय यहाँ पर दिया गया है वायु द्वारा डाले गए दबाव को वायुदाब कहते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव में जो है वायुमंडलीय दबाव इसका घटता है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव घटता जाता है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 37 दिया गया है। सही विकल्प का चयन करें। कथन दिया गया है जंग लगना एक लाभदायक रासायनिक परिवर्तन है। यह तो गलत है। कारण दिया गया है लोहे से बने सामानों को खुले में छोड़ देने पर नमी एवं हवा के संपर्क में आने से इनमें भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं। तो बच्चों यह जो है सही है, लेकिन कथन 1 जो है वो गलत है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कथन गलत है और कारण सही है। जो कारण है वो सही है परंतु कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन सी विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है। आगे बच्चों देखिए 38 नंबर में दिया गया है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। घर्षण को बढ़ाने या कम करने के कई तरीके होते हैं। जैसे मोटर मैकेनिक मशीनों में ग्रीस या तेल डालकर मशीन में होने वाले घर्षण को यहाँ पर क्या आपको लिखना है, क्या होगा उसे यहाँ पर विकल्पों से चुनना है। तो बच्चों इसमें ग्रीस या तेल डाला जाता है घर्षण को कम करने के लिए। तो विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर है। आगे बच्चों 39 नंबर प्रश्न में दिया गया है सही विकल्प का चयन करें। कथन इस रंग बिरंगे संसार को और अपने चारों ओर स्थित विभिन्न वस्तुओं को हम अपनी आंखों की सहायता से देख पाते हैं जो कि मानव शरीर का एक प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है। यह तो कथन में दिया गया है। उसके बाद कारण में दिया गया अंधेरे में हम वस्तुओं को देख पाते हैं क्योंकि वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश एक प्रमुख आवश्यक घटक नहीं है। तो ये गलत है। तो यहाँ पर कथन जो है सही है परंतु कारण गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही विकल्प है। उसके बाद बच्चों दिया गया है प्रश्न 40 में पेड़ अथवा पौधों को पोषक प्रदान करने वाले रासायनिक पदार्थ जैसे यूरिया, पोटास, सुपर फास्फेट होगा आदि किसके उदाहरण है। तो बच्चों यहाँ पर जो है उर्वरक है, इस उर्वरक के ये उदाहरण है। उर्वरक में इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आगे प्रश्न है 41 नंबर में दिया गया है
जो रेसे कृत्रिम तरीकों से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं संश्लिष्ट या मानव निर्मित रेसे कहलाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें से जो है बच्चों नायलॉन यह जो है संश्लेषित रेशा कहलाता है, यानी कि मानव निर्मित यह रेशा है। आगे बच्चों 42 नंबर में है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। ध्वनि को संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। ऐसी जगह जहां वायु ना हो और ध्वनि भी संचरित नहीं हो सकती क्या कहलाता है? उसे बच्चों हम लोग निर्वात कहते हैं, जहां पर ना तो वायु होती है, जहां ना ध्वनि वहां संचरित हो सकती है। तो बच्चों आगे बच्चों प्रश्न दिया गया है, लोहे के पात्रों, बर्तनों आदि को संक्षारण से बचाने हेतु लोहे के ऊपर धातु की एक परत चढ़ाना यशद लेपन या गैल्वेनीकृत करना कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस धातु का लेपन किया जाता है वह है, तो बच्चों लोहे के ऊपर में जो है क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है। जैसे कि आप साइकिल के ऊपर में देखते हैं, साइकिल के जो हैंडल होते हैं वो कितने चमकदार होते हैं, जो लोहे के ऊपर में क्रोमियम के चढ़ाने से होता है। तो बच्चों इसके बाद प्रश्न है 44 नंबर में, सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी के अक्ष का झुकाव सदा एक ही ओर रहता है। इस झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण ही पृथ्वी पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो बच्चों झुकाव जितना अधिक होता है तापमान उतना ही अधिक हो जाता है, और झुकाव जितना कम होगा तापमान उतना ही कम होगा, यानी कि तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तो विकल्प ए इसका सही है। आगे 45 नंबर प्रश्न है। तो बच्चों 45 नंबर प्रश्न में दिया गया है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु में नमी तथा लवणता अधिक होती है, जिसके कारण पुल, मकान के ग्रिल, नाव एवं जहाज आदि में जंग बहुत जल्दी लगती है और वे कमज़ोर हो जाते हैं। इससे बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है क्या होगा, आपको भरना शून्य स्थान दिया गया है, क्योंकि जंग के कारण हर वर्ष लाखों रुपए की क्षति होती है। और यहाँ विकल्प दिया गया है सांस्कृतिक हानि, राजनीतिक हानि, और सी आर्थिक हानि, और डी भौगोलिक हानि। तो बच्चों इससे जो है आर्थिक हानि होती है, यानी कि विकल्प सी इसका सही ऑप्शन है। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे कि प्रश्न संख्या 46 में क्या दिया। तो बच्चों देखिए 46 में दिया गया है, किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के वर्तमान अंतर्गत आप कौन से समूह को शामिल करेंगे? तो बच्चों पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए हम अभिलेख, विदेश यात्रा विवरण और धार्मिक साहित्य को जो है ले सकते हैं। इससे हमें उस समय के बारे में पता चलेगा। आगे बच्चों प्रश्न दिया गया है 47 नंबर में, कथन हमारे सौर परिवार का एक ग्रह पृथ्वी है और कारण दिया गया है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो बच्चों दोनों ही सही है, तो कथन और कारण दोनों सही है, ये विकल्प ए में दिया गया है, अतः इसे हम लोग सही करेंगे। आगे बच्चों 48 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित विविधताओं में से कौन सी विविधता किसी देश की भौगोलिक विविधता को दर्शाता है? और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और नंबर में धुसका, छिलका रोटी, इडली, मोमोज, मक्के की रोटी आदि। बी में दिया गया है हिमालय से सटे क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है जबकि मरुस्थल क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी। 100 नंबर विकल्प में दिया गया है मेघालय में मासिनराम को दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में माना जाता है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। और 2 नंबर में है दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव स्थल भारत में माना जाता है। तो बच्चों इसमें जो है विकल्प व और 100 दोनों सही है, तो हम लोग जो है विकल्प सी को चुनेंगे। आगे बच्चों प्रश्न है 49 नंबर में, देखिए बच्चों दिए गए भारत के मानचित्र में अलग अलग सैनिक अभियानों को दर्शाया गया है। ये सैनिक अभियान दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासकों द्वारा चलाया गया था? तो बच्चों यह जो है खिलजी वंश के द्वारा यहाँ इन जगहों पर जो है शासन अपना चलाया गया था। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 50 में दिए गए है, यदि यह मंदिर भारत के पूर्वी राज्य में स्थित है, इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है, इस मंदिर का नाम बताएं। तो बच्चों इसमें से जो पूर्वी राज्य में स्थित है वह मंदिर है लिंगराज का मंदिर, यह नागर शैली में निर्मित है, तो विकल्प ए सही है। बच्चों प्रश्न 51 में दिया गया है, किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी लोगों को मत देने का वैधानिक अधिकार है या नहीं। भारत में किसे मत देने का अधिकार है? तो बच्चों यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उसमें विकल्प सी सही है, भारत के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है। आगे बच्चों 52 नंबर प्रश्न में दिया गया है, लोकतंत्र में एक दलीय व्यवस्था के स्थान पर बहुदलीय व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि? तो बच्चों यहाँ जो भी विकल्प दिया गया है वो सभी सही है। जैसे जनता के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को सामने लाते हैं
और बी नंबर में बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण ही अन्य राजनीतिक दल प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। और सी नंबर विकल्प जो है बहुदलीय व्यवस्था ही लोकतंत्र में किसी एक दल की निरंकुशता से बचाता है, यानी कि सभी विकल्प सही है। ऑप्शन डी को हम लोग चुनेंगे। आगे बच्चों 53 नंबर में दिए गया है, दिए गए भारत के मानचित्र को देखकर बताएं कि कौन सा एक तटीय राज्य चक्रवाती क्षेत्र का भाग नहीं है। तो बच्चों इसमें से केरल, गुजरात, उड़ीसा ये सभी चक्रवाती क्षेत्र का भाग है, जबकि महाराष्ट्र नहीं है। तो आगे बच्चों हम लोग देखेंगे, तो बच्चों देखें कि यहाँ पर दिया गया है, दिए गए वायुमंडल परत के चित्र को ध्यान में देखें और यह पता लगाएं कि किस परत की मौसमी घटनाएं होती है, किस परत में मौसमी घटनाएं होती है। तो बच्चों क्षोभ मंडल, जिसे हम लोग परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, वह इसलिए क्योंकि यहीं पर जो है मौसमी घटनाएं होती है। और तो ऑप्शन डी इसका सही विकल्प है। आगे देख, यहाँ दिया गया है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वह वहाँ किस प्रकार का वन पाया जाता है। तो बच्चों वहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। आगे बच्चों 56 नंबर में है, 1857 के विद्रोह से संबंधित केंद्र और नायक के नाम दिए गए हैं, इनमें से गलत जोड़े का चयन करें। तो बच्चों इसमें जो है गलत जोड़ा, तो बच्चों इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, दिल्ली और अजीमुल्ला। बाकी जो है विकल्प जो है यह जोड़ा सही है, परंतु ऑप्शन ए यह गलत है, इसलिए यहाँ पर गलत जोड़े का चयन करने के लिए कहा गया है। तो दिल्ली और अजीमुल्ला का जो जोड़ा वह हम लोग चयन करेंगे। आगे बच्चों दिया गया परिच्छेद एक दिया गया है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने विलय या राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया। इसके तहत सर्वप्रथम सतारा, संबलपुर, नागपुर और झांसी को इस आधार पर अपने राज्य में मिला लिया कि इन रियासतों का कोई पुरुष वारिस नहीं था। तो बच्चों यहाँ प्रश्न दिया गया है, विलय के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था। तो इसमें विकल्प बी जो है सही है, पुरुष वारिस ना होने के आधार पर। आगे बच्चों प्रश्न दिया गया है 58 नंबर में, 58 नंबर का बच्चों प्रश्न दिया गया है, दिए गए कथनों में से कौन कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित है। कथन दिया गया है, प्रस्तावना को संविधान का सार माना जाता है। कथन 2, संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। और कथन 3 में है, पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो बच्चों उपरोक्त सभी जो है सही है, तो हम लोग विकल्प डी को चुनेंगे। आगे बच्चों प्रश्न 59 नंबर में, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए सांस्कृतिक एवं शिक्षण अधिकारों का मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ पर बच्चों विकल्प ए सही है, भारत की संपन्न सांस्कृतिक एवं विरासत को बनाए रखना। तो बच्चों आगे प्रश्न, दिए गए मानचित्र में चावल उत्पादक देशों को दिखाया गया है और इसमें 2 एवं 3 से किस देश को दिखाया गया है उसे हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जो है 2 नंबर में यह चीन को दर्शाता है, जबकि यह जो है भाग यह जापान को दर्शाता है। तो बच्चों इसमें जो विकल्प ए है वह सही विकल्प है। तो बच्चों इसमें 60 प्रश्न दिए गए थे, हम लोगों ने 60 प्रश्न का उत्तर समझा। तो बच्चों इसी प्रकार के प्रश्न आपको जो है आए दिन जो आने वाले 12 नवंबर 2021 को जो नेस के द्वारा परीक्षा ली जाएगी उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इसी प्रकार के प्रश्न का जो है और अधिक से अधिक प्रयास करें। तो बच्चों यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी इस चैनल पर इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त होता रहे। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।